कल की क्लास में हमने क्लास 7th के चैप्टर 1 में समा बांधने की कोशिश की कि एनिशियन इंडिया के बाद जो मिडावल इंडिया आता है उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, डेवलपमेंट हुई थी, किस तरह से जो सोर्स था हिस्ट्री का वो चेंज हुआ था, फिर सोसाइटी चेंज हो रही थी, बहुत सारा चीज हमने देखा है कल की क्लास में। थोड़ा बोरिंग हो गया था, बट आज की क्लास में हम एक्चुअली में मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। और मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है तो हम ये देखते हैं कि कैसे हर्षवर्धन जो है वो एम्पायर उसका होता है, फिर वो कैसे वो अपनी बहन को राजश्री को बचाने के लिए कैसे वो बंगाल के गौड़ा राजा को भी हटाता है, उसके बाद फिर वो अपनी बहन को बचाता है, साथ में वो मगध के साथ साथ बंगाल तक को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, फिर वो साउथ जाने की कोशिश करता है, उसको पुलकेशिन II जो है वो रोक लेता है। ठीक है, तो इस तरह से वो साउथ में एक्सपेंशन नहीं कर पाता है। तो अब पुलकेशिन II था क्या, तो वो था चालुक्य किंगडम। तो ये जो पूरा सिस्टम है हर्षवर्धन के डेथ के बाद की जो सिनेरियो है, जब पूरा जो डायनेमिक्स है इंडिया का वो चेंज होने लगता है, जब नए किंगडम नए रीजनल एम्पायर्स आने शुरू हो जाते हैं, तब जो इन दोनों के बीच में हमारे जो रीजनल किंगडम्स में, अब एक बात बताओ, पहले इंडिया में सिर्फ एक एम्पायर था, 2 एम्पायर था, 3 एम्पायर था, फिर 50 हो गए, समझ में आया, फिर 4 5 7 8 हो गए। तो अब इन दोनों के बीच, इन सारे एम्पायर के बीच में क्लैशेज होते ही रहते थे। हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहारा, पाला, उसके बाद राष्ट्रकूटास के बीच में क्लैशेज हो रहे हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग दूसरे, फिर पल्लवाज से ऑफ कोर्स ये बनते हैं, चोला का निर्माण होता है, तो इधर भी ड्रामा हो रहा है, कहीं ना कहीं हर जगह से प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब हम अपने ही घर में झगड़ेंगे तो फिर जो बाकी के पड़ोसी है वो तो मजे लेंगे ही। जब आपस भाइयों में ही या भाई बहनों में ही झगड़े होते हैं तो फिर जो पड़ोसी है, फिर जो दूसरे गांव वाला है, फिर जो दूसरे देश वाला है, वो तो इंटरेस्ट लेगा ही। और वही चीज उस टाइम पे भी होती है, जब ये लोग झगड़ रहे थे तो फिर इन्वेजन होता है किसका, तो अरब एम्पायर के। अरब एम्पायर में भी अलग अलग किंगडम बन गई थी, तो वहां के लुटेरे आते हैं, हमारे देश के मंदिरों को लूटते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपस में ही यूनाइटेड नहीं थे। ठीक है, और इसी की कहानी आज की होने वाली है। तो उससे पहले चलो फिर से शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ आरंभ, और आज हम NCERT क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स एंड किंगडम्स करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि देखो भैया, सबसे पहले जो मौर्यन डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी खूब विशाल होती है, खूब बड़ा सा एम्पायर बना लेती है। अब क्या होता है, जब मौर्यन डायनेस्टी टूटती है तो टूटने के साथ इधर हमारे मेनलैंड इंडिया में सुंगा डायनेस्टी आ जाती है। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है वो कुशानाज आ जाते हैं, शकाज आ जाते हैं। मतलब इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर वहां पे हो रहा होता है। इनसाइडर मतलब अपने राजा, और आउटसाइडर मतलब सेंट्रल एशिया से जो आते हैं, ईरान से जो आते हैं, ये यहाँ पे सिचुएशन रहता है। उसके बाद डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया का। ये जो है ये हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। ये हम नॉर्थ वेस्ट के साथ सेंट्रल इंडिया भी जोड़ लेते हैं यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट प्लस सेंट्रल इंडिया। ठीक है, अब ये जो है वो डेक्कन वाले रीजन का बात यहाँ पे कर रहे हैं, और ये जो है वो एक्सट्रीम साउथ की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए, तो ये नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे ये सिस्टम था। उसके बाद डेक्कन में जो मौर्य जाते हैं उसके बाद सत्यवाहन आ जाते हैं। ठीक है, सतवाहन के बाद जो साउथ में होता है वो स्टार्टिंग में चेरा चोला, जो एंशिएंट चेरा चोला और चेराज थे, चेरा चोला और पांड्याज थे, वो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब फिर से देखिए, ये जो यहाँ पे है इनसाइडर सुंगा कुशानाज होते हैं। उसके बाद एक बड़ा एम्पायर आता है जो जिसको हम गुप्ता एम्पायर बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। और उसके बाद सतवाहनाज के बाद वकातकाज आते हैं, फिर कदम्बाज आते हैं, इक्ष्वाकुज आते हैं। कदम्बाज के बारे में इसमें स्टोरी भी है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखिए, गुप्ता के बाद यहाँ पे हर्षा आते हैं। उसके बाद इधर सुंगा डायनेस्टी से बहुत आ करके जो है वो पालाज, उसके बाद पालाज से सेना, उसके बाद हर्षा से गुर्जर प्रतिहार। और हमने देखा है कि कदम्बाज इक्ष्वाकु से चालुक्याज आते हैं, और ये हर्षा और चालुक्य के बीच में अलग ही यहाँ पे राइवलरी हो रही होती है। चालुक्य का कौन, यहाँ पे हमने देखा था पुलकेशिन II। और इधर जो है वो चेरा चोला पांड्याज के बाद जो है
वो कालभ्रास का टाइम आ जाता है, और इसके बाद पल्लवास का डायनेस्टी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे पांड्यास होते हैं, फिर पल्लवास से इंपीरियल चोला का जन्म होता है। इंपीरियल क्यों? क्योंकि उन्होंने एम्पायर बनाने की कोशिश की थी। यहाँ पे सीन रहता है। अब देखिए ये जो सिचुएशन है, यहां तक एनिशिएंट इंडिया है, यहां तक आपका एनिशिएंट इंडिया है, यहां तक आपका एनिशिएंट इंडिया है। इसके बाद जो सिचुएशन है वो आपका मिडावल इंडिया हो जाता है हर्षा के डेथ के बाद। तो हर्षा के डेथ के बाद ये आप देख रहे हैं, कि इधर पाला है, इधर गुर्जर प्रतिहार है जो हर्ष से निकल के आया है, उधर चालुक्य से राष्ट्रकूटा निकल के आया। तो ये तीनों की राइवलरी यहां पे शुरू हो जाती है, जिसको हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी बोलेंगे, जो कि कन्नौज को जीतने के लिए लगे रहते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है, चलिए हम शुरू करते हैं। ये आफ्टर 700 क्या होता, बहुत सारे जो हैं वो रीजनल किंगडम्स बन जाते हैं, लार्ज एम्पायर के अलग अलग टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं गुप्ता एम्पायर के बाद, हर्षास के बाद। उसके बाद कौन कौन से राष्ट्रकूटास आते हैं डेक्कन में। राष्ट्रकूटास किससे निकल के आते हैं? चालुक्य से निकल के आते हैं। पालास आते हैं फिर बंगाल में, गुर्जर प्रतिहारास आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद चोला जो है वो तमिलनाडु में स्ट्रांग होते हैं। चाहमनास, जिसको चौहान भी बोलते हैं, वो राजस्थान वाले इलाके में जो आते हैं, और इसी चौहान से पृथ्वीराज चौहान भी आने वाले टाइम पे निकल के आते हैं। तो जब राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी हो रहा है, तो ये राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी हो कैसे रहा है? तो सबसे पहले एक राजा होता है। अब ये राजा जो है, इसके अंदर बहुत सारी टेरिटरी होती है। अब इस बहुत टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कैसे लेगा? तो वो क्या करता है, यहाँ पे सामंत बिठा देता है। तो जो सामंत होते हैं वो उनके कंट्रोल में यहां का भी आर्मी होता है। अब आर्मी छोटे छोटे होता है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइज होता है। यहां का भी अलग आर्मी, यहां का भी अलग आर्मी, यहां का भी अलग आर्मी, ठीक है। उसी तरीके से इस आर्मी को यहां के सामंत कंट्रोल करते थे, इस आर्मी को यहां के सामंत कंट्रोल करते थे। तो जब राजा को जरूरत होता था आर्मी से, तो वो क्या करते थे, इन सब सामंतों को बुलाते थे, और ये सब सामंत अपने आर्मी को ले जाकर के युद्ध करते थे। अब सिचुएशन क्या होता है कि अब ये जो सामंत है, ये अपनी आर्मी को पैसा कहां से देगा? तो वो टैक्स कलेक्ट यहां पे करता था। तो इस तरीके से ये करते थे। अब यहां पे सीन ये होता है कि जब राजा कमजोर होता है, तो उनके अंडर में जो सामंत होते हैं वो मजबूत होने लगते हैं। समझ में आया? और इसकी वजह से और ज्यादा रीजनल किंगडम जो है वो बनने लगता है। कुछ सामंत जो है वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि अपने आप को वो हीरो समझने लगते हैं। जैसे कि महासामंत बोलते हैं अपने आप को, महामंडलेश्वर बोलते हैं, जो कि जनरली चोलास किंगडम में बनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते थे, ओवरलॉर्ड्स को भी कई बार जो है वो ओवरथ्रू कर देते थे। अब देखो सामंता है, पावर उनका इंक्रीज हुआ और वो बाद में जाके इंडिपेंडेंट रूलर बन गया। ये एनिशिएंट इंडिया से लेकर के मिडाइवल इंडिया और मिडाइवल इंडिया से मॉडर्न इंडिया तक में भी लागू होता है कि जब राजा कमजोर होता है तो फिर रीजनल किंगडम्स बनने लगती है। जैसे कि हमने अभी देख रहे हैं, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद भी सेम सिचुएशन यहां पे होने लगता है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रकूटास के बारे में हम जान लेते हैं कि जब चालुक्य किंगडम थी, पुलकेशिन II थे जो हर्षा के साथ लड़ रहे थे, तो चालुक्य किंगडम में एक सामंत होते हैं, वो दंतिदुर्ग नाम होता है उनका। वो क्या करते हैं, चालुक्य किंग को हटा देते हैं। और वो, अब देखो ये क्या है, ये भैया दंतिदुर्ग जो है वो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, एक तरह से। अब ये क्या करते हैं, ये ब्राह्मण होते हैं या क्या, ये उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट ये क्षत्रिय नहीं होते हैं। तो अब क्षत्रिय होने के लिए क्या करेंगे? अब दोबारा क्षत्रिय तो है वो तो जन्म की व्यवस्था के हिसाब से हो गया कि जिस हिसाब से जिस जाति में आपका जन्म हो, वो तो अभी तक वो नहीं था, कर्म के हिसाब से, जन्म की व्यवस्था के हिसाब से हो गया। तो ये क्षत्रिय कैसे बनेंगे? तो ये ब्राह्मणों के एक ब्राह्मण का रिचुअल, ब्राह्मणिज्म में रिचुअल होता है हिरण्यगर्भ नाम का वो यज्ञ कराते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, खैर ये तो जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो वो यज्ञ कराते हैं। इस यज्ञ में ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी को दोबारा जन्म लेना होता था, जिस भी कास्ट, जिस भी वर्ण से, वो जन्म ले सकता था, और हिरण्यगर्भ से वो दोबारा एज अ क्षत्रिय बर्थ लेते थे। जिससे देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, अब ये सच बोलो झूठ बोलो, पर ये एक और भी कारण के लिए होता था। उसके पीछे का कारण ये था कि जैसे हम आने वाले टाइम पे देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत बनती है, तो वहां पे जो सुल्तान होते हैं उसको भी अपनी अथॉरिटी को, मतलब एक
सही स्टेटस देने के लिए उनको भी कैलिफेट से जो है वो फरमान लाना पड़ता था। ठीक है, मुस्लिम रूलर जो थे कैलिफेट, उसी तरीके से यहां भी उनको एक सोशल स्टेटस मिले, उनको सब किंग की तरह समझे, क्योंकि उन्होंने तो दंतेदुर्ग जो है वो चालुक्य के किंग को हटा दिया था, तो उनको समाज में कैसे लोग बोलेगा कि ये किंग है। हमने एंशिएंट इंडिया में देखा ना कि राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था, उसी तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो उनको लेजिटिमेसी जो है वो मिल जाती है इस रिचुअल से। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि उस टाइम पे जो राजा होते थे वो क्षत्रिय धर्म के ही होते थे। अब उसी तरह से और तरह से भी लोग होते थे, जैसे कुछ ब्राह्मण्स भी थे जो बाद में क्षत्रिय बने। ब्राह्मण्स का काम क्या होता था? पढ़ाने लिखाने का काम। वो अब क्या करते हैं? वो अब राजशाही व्यवस्था, अब वो लड़ने के लिए भी आगे आते हैं। अब सारे किंग्स जो हैं वो क्षत्रिय नहीं होते हैं, इसीलिए कुछ ब्राह्मण जो हैं वो ट्रेडिशनल रोल छोड़ करके रूलर्स वाले रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मयूर श्रमण है जो कि कदम्ब डायनेस्टी का है, मैंने आपको बताया था वकातकाल से निकल के आता है कदम्ब डायनेस्टी। तो ये भी जो मयूराश्रम होते हैं ये ब्राह्मण होते हैं और बाद में जाके ये किंग बन जाते हैं। उसी तरीके से हरिश्चंद्र भी होते हैं गुर्जर प्रतिहारा में, जो अगेन ब्राह्मण होते हैं और फिर जाकर के जो है वो वॉरियर बन जाते हैं। इतना सारा हमें जो है वो प्रूफ मिलता है, लेकिन इस चीज का कभी प्रूफ नहीं मिलता है कि कोई एक शूद्र है जो एक यज्ञ करके ब्राह्मण बन जाता है। रीजन इसके पीछे ये है कि जो पैसे वाला है ना, जो पैसे वाला है वही और पैसे वाला हो सकता है, जो गरीब है वो एक्स्ट्रा रिच नहीं हो सकता। तो दैट इज द पॉइंट। उसी तरीके से दीज केसेस शो, अब ये क्या दिखाता है हमें कि सोशल मोबिलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी थी, कि लोग एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते थे। अब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है? तो सबसे पहले ये जो राजा होते हैं ये किस तरह के टाइटल्स लेते थे? महाराजा, धीराजा, ये सब हमने देखा है। उसके बाद त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसा भी टाइटल लेते थे। त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 लोकों के राजा, समझ रहे हो? कहने के लिए तो कुछ भी कह दो। उसी तरीके से, लेकिन जो रियल पावर होती थी, ये तो कहने के लिए राजा होते थे, लेकिन जो रियल पावर होते थे वो क्या होते थे? जो पीजेंट होते थे, जो किसान होते थे, जो सामंताज होते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे जो यज्ञ करवाते थे, और जो ट्रेडर्स होते थे। क्योंकि इन्हीं चारों पांचों के ऊपर में पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टिकी हुई है। और रेवेन्यू कहां से आता था? रेवेन्यू आता था किसानों से, रेवेन्यू आता था जो कैटल कीपर्स होते थे उनसे, आर्टिशंस, ट्रेडर्स, इनसे रेवेन्यू लेते थे। और कुछ रेवेन्यू फोर्स्ड लेबर का भी होता था, जैसे वेट्टी बोला जाता है, जिसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये फोर्स्ड लेबर होता है। अगर कोई भी इंसान, अगर मान लो कि कोई एक मजदूर है जिसके पास ना खेत है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं है जो वो टैक्स के रूप में दे सकता है, तो क्या टैक्स के रूप में देगा? वो मजदूरी देगा। तो उससे फोर्स्ड लेबर जैसा काम भी कराया जाता था। जैसे अगर आपके पास न पैसा है, न धन है, न कुछ है, तो आप कैसे दोगे? मैंने आपको बताया था, आप किताब दे दोगे कि लो भैया मेरे पास तो यही है जो हम टैक्स की तरह दे सकते हैं। और टैक्सेस जो हैं वो पाम ट्री के ऊपर में लिया जाता था, बीटल लीव्स के ऊपर में लिया जाता था। अब देखिए, ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू जो है ये आता था, हमने देखा कहां से आता था। अब ये जाता कहां था? ये जाता था रॉयल कोर्ट के मैनेजमेंट में, पैलेसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में। फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करना है, पैसा लगेगा। टेंपल्स बनाना है, पैसा लगेगा। वॉर लड़ना है, पैसा लगेगा। और जब मिलिट्री कैंपेन, जब एक राजा दूसरे राज्य को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता था तो भी वहां से अपने लोगों से टैक्स लेता था। उसके बाद जब राजा जीत के आता था तो प्लंडर लेके आता था ट्रेड रूट से, टेरिटरी से। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो रेवेन्यू है वो कहां से और कहां जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद जो राजा के अंडर में जो कमांडर्स होते थे, आर्मी कमांडर्स, वो जनरली बहुत इन्फ्लुएंशियल और हेरिडेटरी फैमिलीज से बिलोंग करते थे। हेरिडेटरी फैमिलीज स्ट्रक्चर होता था, मतलब कि कोई अगर एक बार सामंत बन गया ना तो फिर अब उसकी आने वाली जनरेशन ही सामंत रहेगी, किसी और इंसान को सामंत नहीं बनाया जाएगा। और इसी वजह से जो राजा है, जो मतलब ऊपर में हमने देखा है ना कि चालुक्य किंगडम थी, दंतीदुर्ग आ गया, तो सामंता के ऊपर में राजा मतलब रहते थे डिपेंडेंट। तो सामंता अगर हेरिडेटरी नहीं होता तो फिर सामंत कभी भी अपने सेंट्रल किंगडम को ओवरथ्रो कर पाता? नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि सामंत बदल रहा होता। लेकिन हेरिडेटरी हो गया, इसीलिए सामंत जो है उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती गई।
प्रशस्ति के बारे में देख लेंगे तो यहाँ पे एक नागभट्ट का प्रशस्ति का वर्णन है यहाँ पे कि इस प्रशस्ति का मतलब होता है प्रेज, जिसमें ऑफ कोर्स 3-4 लेक्चर से हम लोग यही देख रहे हैं कि प्रशस्ति का मतलब कि राजा के बारे में किसी एक ऐसे स्क्रिप्चर में लिख दिया जाएगा, इंस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा। इसमें नागभट्टा के बारे में जो प्रतिहार किंग थे उनके प्रशस्ति के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने आंध्रा के राजा को, कलिंगा के राजा को, बंगाल के राजा, सिंध के राजा, गुजरात के राजा को हराया था। प्रतिहार के राजा ये बात बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड ग्रांट किस तरह से होता था, तो लैंड ग्रांट होता था जब हम अपनी जमीन का टुकड़ा किसी को बेच देते थे या दान दे देते थे। तो ये एक तरीके से ब्राह्मण्स को जब लैंड गिफ्ट में दिया जाता है उसको बोला जाता था ब्रह्मदेया, ब्रह्म को देने वाला लैंड, ठीक है, ब्रह्मदेया। अब इसको कैसे करेंगे, मतलब उसका प्रूफ क्या होगा, तो इस कॉपर प्लेट्स के ऊपर में ये इंस्क्राइब किया जाता था और इसी तरीके से जो है वो प्रूफ बन के रहता था। और ये जो लैंड है ये ब्राह्मणों को ही नहीं, जैन इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जाता था, स्कूल्स को भी दिया जाता था और ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर में रिकॉर्डेड होता था। अब अगर मान लो कि कोई एक लैंड है जो कि हमने किसी को दे दिया, तो उस लैंड पे होने वाले जो भी टैक्सेस होंगे वो कलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर में वेल्स वो कुएं खुदवा सकते हैं, चाहे कुएं ऑलरेडी होंगे उसका पानी वो यूज कर सकते हैं, कैनाल्स हो सकता है, और उस लैंड का यूज वो लोग पेड़ उगाने के लिए, पोखर बनाने के लिए, उसके बाद जो पास्चर है जो जानवरों को के खाने के लिए वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो लैंड ग्रांट्स है ना, एक सेकेंड, अब ये जो लैंड ग्रांट्स है वो कितने तरह के होते थे, तो सबसे पहले एक होता था वेलन वागई। वेलन वागई जो है वो ऐसे नॉन ब्राह्मण पीजेंट के लिए होते थे, मतलब ऐसा लैंड जिसका कंट्रोल, जिसका ओनर कौन है, तो ब्राह्मणों के अलावा लोग, नॉन ब्राह्मण्स। उसके बाद एक होता है ब्रह्मदेया जिसका कंट्रोल ब्राह्मण्स के हाथों में होता था। उसके बाद एक होता था शालभोगा जो कि ऐसे लैंड जो कि सिर्फ स्कूल के मैनेजमेंट के लिए दे दिया जाता था, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दे दिया जाता था, तो उसको शालभोगा बोला जाता था। उसके बाद एक होता था तिरुमुत्तकमई कनी जिसको टेम्पल्स को, ये आप पढ़ लेना, जो टेम्पल्स को मेंटेनेंस करने के लिए दिया जाता था। उसके बाद एक होता था पाली चंदनम जिसको जैना इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए दिया जाता था। और एक लास्ट नगरम, ये ट्रेडर्स का एसोसिएशन होता था। अब देखिए यहाँ पे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल आता है जिसमें मैंने आपको बताया कि ऊपर में गुर्जर प्रतिहाराज हैं, बंगाल के साइड में पालाज हैं और राष्ट्रकूटाज के टाइम पे डेक्कन में राष्ट्रकूटाज हैं। अब ये देखो कि इनका जो पूरा ये जो रीजन है ना, ये तीनों किंगडम लड़ती थी सिर्फ एक कारण की वजह से, वो लड़ती थी यहाँ पे एक कन्नौज है, इस कन्नौज की वजह से। और इस कन्नौज पे लड़ने की वजह क्या थी कि इस कन्नौज से बहुत सारी रिवर गुजरती थी और वो जो रिवर, वो जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी, ट्रेड के पर्पस से फर्टाइल लैंड थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत होता था, वहाँ से टैक्स कलेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने एशियन इंडिया में मगध एम्पायर का देखा कि कैसे रोल बढ़ रहा है क्योंकि पाटलिपुत्र बहुत अच्छा जगह बनता जा रहा था, उसी तरीके से मिडेवल इंडिया में कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। और इसके लिए पाला, गुर्जर प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे जिसको ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हम कहते हैं। और अगर ये लोग लड़ रहे थे तो फिर इस चीज के बारे में जब अरेबिया में कुछ लोगों को पता चलेगा तो वो सोच रहे थे अरे ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, इतना पैसा इन लोगों के पास है ही, चलो भैया हम लोग भी इस चीज का फायदा उठाएं। तो ये जो महमूद गजनी होते हैं ये इंडिया में, अब देखो ये कौन था, इस्लाम का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, इस्लाम के एस्टैब्लिशमेंट के बाद कैलिफेट कैसे आई, कैलिफेट के बाद महमूद गजनी गोरी क्या था, सारा डिटेल जो है मिडेवल इंडिया जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तब इसको हम समझेंगे। अभी आपको शॉर्ट में एक आइडिया देते हैं कि ये जो महमूद गजनी है ये अफगानिस्तान का रूलर था जो कि इंडिया को 17 बार रेड किया था। रीजन इसके पीछे ये है कि रीजन 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले रिलीजियस जील था और दूसरा कि भैया हमको धर्म जो है वो बढ़ाना है, इसीलिए तो इस्लामिक इन्वेजन कहते हैं ना कि धर्म का हम जो है वो मतलब फैलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करवाएंगे, ये सिचुएशन था। और दूसरा ये था वेल्थ,
अब वो वेल्थ आएगा कहाँ से? तो हमारी जो सबसे समृद्ध कोई वेल्थ का सोर्स था हमारे देश में, वो हमारा टेम्पल था। और इन्होंने नहीं, इसने इस टेम्पल के ऊपर में 17 टाइम्स रेड किया। और देखिए कि जो हमारे देश को रेड किया है मोहम्मद गजनी और घोरी जैसे लोग, उस मोहम्मद गजनी और घोरी को हम तो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और नहीं हम कभी करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं, जो कि वो भी तो इंडियंस ही थे ना एक टाइम पे पहले, तो उन लोगों के ऊपर भी तो हम तो बिहार से हैं, हमने तो गजनी का उतना इंपैक्ट झेला भी नहीं होगा। लेकिन जो किन्होंने झेला होगा, जो पंजाब साइड में होंगे उन्होंने ही झेला होगा ज्यादा, राजस्थान साइड में होंगे उन्होंने ही झेला होगा, और पाकिस्तान किधर है? उधर ही है। तो सोचिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हीं के तो वंशज थे जिन्होंने मोहम्मद गजनी के आक्रोश को झेला था, उनके द्वारा हो रही बर्बरता को झेला था। और आज वही पाकिस्तान के लोग जो हैं वो गजनी को इस तरीके से भगवान की तरह समझते हैं। समझ रहे हो? आई डोंट नो व्हाई अपनी मिसाइल का नाम रखते हैं गजनी, ठीक है, बाबर, ये सब। ओके, अब ये जो टेम्पल्स को टारगेट करते थे, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल है, और ये टेम्पल से सारा वेल्थ को उठा करके अपने सिटी को लेके जाते थे, वहां पे अपने कैपिटल को बनाते थे। सिंपल सा उनका यही था कि यहां से लेके जाओ और वहां पे अपने कैपिटल को बनाओ। उसके बाद यहाँ पे चाहमनाज डायनेस्टी मैंने बताया, और ये चाहमनाज चौहान्स हो गए। तो यही पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये देखो चाहमनाज को बाद में चौहान्स, जो कि दिल्ली और अजमेर साइड में थे, इन्होंने चालुक्य के साथ युद्ध लड़ा, जो कि गुजरात साइड में थे। उसके बाद गहदवलाज के साथ युद्ध लड़ा, जो कि यूपी में थे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चाहमनाज डायनेस्टी में थे वो थे पृथ्वीराज III, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। और इसी पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद घोरी को 1191 में हराया, और फिर बाद में बैटल ऑफ तराइन में उनसे खुद मोहम्मद घोरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया। और उसी पृथ्वीराज चौहान जी के हारने के बाद देखो एक यही चीज दिक्कत है कि यहाँ पे क्या था कि जब चाहमनाज लड़ रहे थे, फिर और जो चाहमनाज डायनेस्टी है उनकी तरफ से पृथ्वीराज लड़ रहे थे, फिर और भी तो किंगडम थी ना इंडिया में, साउथ में भी होगी, नॉर्थ में भी होगी, बंगाल साइड में भी होगी, उन सबको भी आना चाहिए था साथ में, क्योंकि उनको ये लगना चाहिए था कि भैया अभी के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम बाद में कन्नौज के लिए लड़ लेंगे, लेकिन अभी क्या इंपॉर्टेंट है? अभी इंपॉर्टेंट है कि जो बाहरी है वो आएगा तो हम सब मिलके जो है बाहरी को निकाल फेंकेंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिटी थी नहीं। जो बंगाल साइड में थे उनको लग रहा था अरे ये तो नॉर्थ में रहेगा ना, नॉर्थ वेस्ट में रहेगा। साउथ में थे अरे ये तो नॉर्थ वेस्ट में रहेगा ना। लेकिन यही जब पृथ्वीराज चौहान अकेले डायनेस्टी का, जो चाहमनाज डायनेस्टी है, वो लड़ता है और जब वो हारता है, उसी टाइम से भारत की दुर्गति होनी शुरू हो जाती है। भारत की दुर्गति कैसे होती है? तो जो दूसरे देश से लोग हैं, जो दूसरे एथनिसिटी के लोग हैं, वो सब इंडिया में आते हैं और इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश करते हैं। ये घोड़ी नहीं करता है, ये गजनी नहीं करता है, लेकिन आने वाले टाइम पे लोग करने लगते हैं। और इसी से इंडिया का जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वो उसका कल्चर जो है वो चेंज होने लगता है। और ये इसका रीजन कौन थे? तो इसका रीजन थे पृथ्वीराज चौहान जी नहीं, पृथ्वीराज चौहान जी को सपोर्ट नहीं करने वाले लोग। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि राजपूतों ने हमारे देश के लिए क्या किया? यही किया भाई, यही किया। अगर वो राजपूत नहीं होते तो फिर जो विदेशी आक्रांताएं हैं वो जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे उन्होंने नहीं रोक पाए थे, तो सोचो कि उससे पहले भी तो इन्वेजन हो रहा होगा ना कितने समय तक। किन्होंने रोका? राजपूतों ने रोका। और राजपूत जिस दिन एक राजपूत वीक हुआ उस दिन देखो क्या सिचुएशन हो गया। पूरे देश के लोग जो हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो दूसरे वर्ण के लोग हों, सब जो हैं वो किसी दूसरे कल्चर के कंट्रोल में आ गए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राजपूतास इन दैट टाइम। एंड आई डोंट इवन बिलोंग टू दैट ग्रुप, बट स्टिल आई नो हिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो चोलाज हैं, ये मिडावल हिस्ट्री का ही बात है। हमने देखा था क्या कि जो स्टार्टिंग में चेरा चोला एम्पायर थी, उसके बाद जो है कालभ्राज के टाइम पे कालभ्राज आते हैं, उसके बाद जो है वो पल्लवाज आती है, उधर पांड्याज आती है, फिर पल्लवाज से जो है वो चोला एम्पायर आता है। तो ये जो विजयाला है ये मुत्यार से जो है वो इस एक कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लेते, एक छोटा सा रीजन होता है। तो ये मुत्यार्स कौन थे? ये पल्लवाज ही थे।
ये कैप्चर कर लेते हैं। तो विजयाला जो थे वो मेन लाइन चोला के जो इंपीरियल चोला थे इसके किंग थे। अब ये सिस्टम क्या होता है, जब ये करते हैं तो इनके 2-3 मतलब जनरेशन आगे आता है, लोगों को लगता है कि ये जो है वो राजा वन जो है इनके ही पिता थे। नहीं, विजयला के बाद बहुत सारे सक्सेसर्स आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो सक्सेसर है वो राजा वन है, जिसको सबसे ग्रेटेस्ट मोस्ट पावरफुल चोला किंग बोलते हैं, जिसके ऊपर में पोनियन सेल्वन नाम का मूवी भी बनाया गया है साउथ में, जिसको आपको देखना चाहिए। उसके बाद ये जो है विजयला, ये थंजावुर और निशुंभ सूदनी एक टेंपल बनाते हैं। फिर राजा वन आते हैं, राजा वन के राजेंद्र वन जो बेटे होते हैं ये और ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, और ये जो हैं वो इंडोनेशिया तक अपनी पहचान छोड़ने तक जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ये जो राजेंद्र वन थे ना, ये साउथ में ये वाला रीजन है, आप समझो, ये राजेंद्र वन जो है वो नॉर्थ में जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ये मंदिर बना रहे होते हैं तंजावुर में या कहीं भी, तो मंदिर जब बना रहे होते हैं तो मंदिरों को मतलब एक होता है ना कि प्योरीफाई करने के लिए जो गंगा वहाँ है, हमारी जो गंगा नदी है, उनका जल यूज किया जाता है। तो इनको भी गंगा जल चाहिए था, और गंगा जल कहाँ से चाहिए था, तो इनको पाला डायनेस्टी के महिपाला से चाहिए था। तो महिपाल जो हैं वो मना कर देते हैं कि भैया हम जो है वो गंगा जी का जल नहीं देंगे। तो वो राजेंद्र वन जो चोला हैं ये क्या करते हैं, महिपाल को ऊपर पाला डायनेस्टी को गंगा जल लाने के लिए महिपाला को हराते हैं, वहां पे गंगा जल लेके आते हैं, और यहाँ पे उससे अपने उनका जो कुंड होता है मंदिर के पास उसमें डालते हैं, और उसी मंदिर को बाद में गंगई कोंडम बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएशन था, तो सोचो कि कितना ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे रहा होगा। और इनका जो है वो श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया तक इनका एक्सपेडिशन यहाँ पे होता है। और टेम्पल्स कल्चर भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, तंजावुर में, गंगईकोंडा में, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। उसके बाद ये वर्शिप था, वर्शिप करने के लिए ऑफकोर्स ये तो कौन नहीं जानता है। यहाँ जो मंदिर थे ना वो क्राफ्ट के लिए, इकोनॉमी के लिए और कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसीलिए इंपॉर्टेंट थे कि जो मंदिर होते थे उसके अगल बगल जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती थी, है ना। कैसे होती थी ये मैंने आपको बताया कि कैसे मंदिरों के आसपास प्रसाद लाने वाले, उसके बाद फूल बेचने वाले, उसके बाद कपड़े बेचने वाले, ये सब आ जाते थे। तो जो इकोनॉमी है वो क्रिएट हो जाती थी। और जो मंदिरों के लिए जो गांव को दान दिया जाता था, उस गांव से जो भी टैक्स निकलता था उससे मंदिर को जो है वो मंदिर में रहने वाले पुजारी, जो फूल लेने वाले फुलवारी होते थे, और भी जो लोग होते थे, उनको उनकी जो सैलरी है इससे मेंटेनेंस चलता था। जो डांसर्स होते थे, जो म्यूजिशियंस होते थे, जो गार्डनर्स होते थे, जो कुक्स होते थे, वो सबकी यहाँ पे गुजर बसर होता था। और ये जो मंदिर थी वो ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद एक उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है, जिस इंस्क्रिप्शन में वहां पे इलेक्शन के बारे में दिखाया गया है कि भैया वहां पे ना इलेक्शन तक होता था, इलेक्शन में किस तरह के लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसका भी यहाँ पे वर्णन है। और कैसे होता था इलेक्शन, तो भैया पाम लीव्स के ऊपर में लिखा होता था, जिसको पाम लीव टिकट्स की तरह यूज किया जाता था। उसके बाद उसमें लॉटरी होता था, जिस लॉटरी में से एक बच्चा जो है वो निकालता था, और जो बनता था उसी को चुना जाता था। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी था इलेक्शन में लड़ने के लिए वो क्या था, तो सबसे पहले वो जमींदार होना चाहिए, 35 से 70 के बीच में होना चाहिए। आज क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे उनको वेदा का भी नॉलेज होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। और उसके बाद वो किसी सर्विस में आज से पहले ना रहे हों, ऐसे लोग जो हैं उनको यहाँ पे होता था। इससे हमें क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी का अर्ली रूप जो है वो वहां पे था। उसके बाद एक ये जो लास्ट स्लाइड है हमारा वो दिखाता है कि ये अभी तक हमने तो राजा, मंदिर, ब्राह्मण, इन सबको बारे में देखा, लेकिन जो लोअर कास्ट थे, जो शूद्र थे, वो उसकी जिंदगी कैसी थी। तो एवरीडे लाइफ के बारे में ये आप देख सकते हैं, इंस्क्रिप्शन है, इसमें बताया जाता है कि कैसे जो गांव के साइड में, मतलब गांव के अंदर नहीं, गांव के साइड में कुछ लोग रहते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो ब्लैक कलर का जो आयरन का वो होता था, जैसे आप देख सकते हैं, कहाँ है ये, ब्लैक आयरन, वो क्या करते थे, एक ब्रेसलेट जैसा पहनते थे जो काला कलर का होता था, ताकि पता चल पाए कि ये लोग जो है वो उस जाति से बिलोंग करते थे। वो लोग लेदर का काम करते थे, जो वहाँ पे माएँ होती थी अपने बच्चे को सुला रही होती थी, जो बच्चे होते हैं वो जानवरों को पाल रहे होते हैं, लेदर निकाल रहे होते हैं, मुर्गियाँ जा रही होती हैं। मतलब आज के टाइम पे अगर किसी से पूछोगे ना कि ड्रीम क्या है,
क्या करना है, मतलब जैसा जनरली हॉलीवुड मूवी में होता है क्या करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक कॉटेज में अपनी फैमिली के साथ रहूँ, 4-5 मुर्गियाँ अगल बगल में घूमती रहे, ठीक है, और सनसेट हो। तो वैसा जो अभी के टाइम पे ड्रीम लाइफ होता है, वो ड्रीम लाइफ वहाँ पे उस टाइम पे वो जी रहे थे। खैर उनके साथ प्रॉब्लम्स भी होती थी, अपमान भी होता था, डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, लेकिन इस तरह से यहाँ पे ये वर्णन है। और आज का सेशन यहीं पर, और अगले सेशन में हम जो हैं वो अगले चैप्टर में देखेंगे क्या चीजें आपके 7th क्लास की बुक्स में लिखी हुई हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। और अगर आपको ये पूरे सेशन का पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशन चाहिए यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जुड़ करके आप अपनी यूपीएससी जर्नी को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। हम यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी करने की सोच रहे हैं, तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कीजिए और अपनी जर्नी को स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू।